हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th 2025 साइंस का, ठीक है, क्लास 10th विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, पूरे लिखित उत्तर के साथ, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आप सभी का 4 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही साइंस का पेपर आने वाला है, ठीक है, आप सभी का बोर्ड एग्जाम का। और ये जो साइंस का पेपर है ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है 824 HD, ठीक है। ये जो पेपर है ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है और इस बार बिल्कुल यही पेपर कोड का पेपर आने वाला है, यही पेपर आने वाला है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट 824 HD पेपर को तैयार कर लेते हैं साइंस में वो बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है इस बार सभी जिलों में 824 HD का पेपर, ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों में यही पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले कि आपको अनुक्रमांक लिख देना है, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो आप सभी का साइंस का पेपर रहेगा ये आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च से पहले इस साइंस के पेपर को मात्र तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इस पेपर को 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही पेपर को देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पूर्णांक 70 का रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेते हैं, अगर वो साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना, फिर भी मात्र इस पेपर कोड के पेपर 824 HD पेपर कोड को तैयार कर लेते हैं तो वो साइंस में पूरी तरीके से गारंटी है मेरा कि टॉप कर जाएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे वायरल पेपर है साइंस का, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आप सभी के एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है और ये पेपर जो है इसमें आपके साइंस की पूरी किताब से, ठीक है, रिलेटेड वायरल क्वेश्चन इस पेपर में है और सभी के आंसर के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खंड अ और खंड ब है। इस तरीके से खंड अ में आप सभी को 3 उपखंड, ये जो आपका साइंस होता है ना क्लास 10 साइंस, ये आपके 3 उपखंडों में विभाजित होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होते हैं। तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो वही यहाँ पे उपखंड बोला गया है, ठीक है। और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर OMR शीट पे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि आप सभी को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आप सभी को, ठीक है, 2 घंटे की टोटल समय दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले खंड अ यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक लेंस की क्षमता, ठीक है, क्षमता यहाँ पे दिया है यानी P पावर दिया है -2.5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी F आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, दूरी ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति ज्ञात करना है कि लेंस जो है वो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले कि आपको जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो P बराबर होता है, अगर हम सेमी में लिखे तो 100/F, ठीक है, ये सेमी में है इसका। अगर आप लोग मीटर में लिखोगे तो यहाँ पे 1/F हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो P का मान दिया है यानी डायोप्टर क्षमता का मान दिया वो दिया है यहाँ पे कि -2.5 डायोप्टर, ठीक है, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पे F का मान पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब आपको इस सूत्र को पक्षांतर कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर हमें निकालना है, तो ये क्या है, यहाँ पे F इसके जगह पर चला आएगा और P जो है ये इसके जगह पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/P, ठीक है। अब इसी सूत्र पे आप सभी को रख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मान यहाँ पे माइनस में दिया है तो F बराबर क्या हो जाएगा 100/, यहाँ पे मान क्या दिया है, P का मान -2.5, ठीक है, डायोप्टर दिया है। अब देखिए क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे एक दशमलव लगा है तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे हम गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000/के, यहाँ पे 1000/के -25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 जो है इससे कितने बार में कटेगा, यानी 25 चौक का 100 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसके बाद जो ये 0 बचा है इसको आप लोग ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे F का मान कितना आ गया, यहाँ पे F का मान कितना आ गया -40,
सेमी। ठीक है, इस तरीके से माइनस का 40 सेमी आ गया और फोकस दूरी जो है वो माइनस में आ गया, यानी इस तरीके से माइनस में है तो ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। ठीक है, यानी अवतल लेंस हो गया। ठीक है, प्रकृति में क्या लिखोगे, अवतल लेंस, तो माइनस का 40 सेमी अवतल लेंस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो माइनस है इसका मान ही इस, यानी माइनस में फोकस दूरी है तो ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 40 सेमी अवतल लेंस, 40 सेमी उत्तल लेंस, 4 सेमी अवतल लेंस, 4 सेमी उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 40 सेमी और माइनस की जगह पर यहाँ पे अवतल लेंस लिखा है। ठीक है, अवतल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा जो है व्यक्त होती है। विद्युत धारा किससे व्यक्त होती है, तो वो होती है यहाँ पे √P/R से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए कई यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, V1 बटे के V2, V2 बटे के V1, V1 बटे V1 इंटू V2। ठीक है, और यहाँ पे V1 प्लस V2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे V2 बटे के V1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ही ऐसे बना रहता है यन और यस। ठीक है, तो इस तरीके से निकलकर ऐसे जाती हैं, तो आप लोग इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी जो है काटती नहीं है, अगर काटेंगी तो दो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो कि असंभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी ये असत्य कही गई है। उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ठीक है, किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण है इसका जो होता है वो दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध जो है वो R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा R1 बटे के R2 बराबर 9 बटे के 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो। अगला क्वेश्चन है 7 धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी n गुना बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहां से देखिए उपखंड ख स्टार्ट होता है, यानी यहां से केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो इसको, ये जो सूत्र है ये एथेनॉल का सूत्र है। ठीक है, एथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन की एक संख्या को मेथ कहते हैं और कार्बन के 2 संख्या को एथ कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एथ में क्या जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है, यानी इसे आल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 1 2 कार्बन है तो इसको C2 लिख दीजिए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 5, तो 3 2 5 C2H5 और OH अपने जगह पर है। ठीक है, वही चीजें लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें से कौन सी जो है एक दहन अभिक्रिया है, तो देखिए इसमें से जो दहन अभिक्रिया है वो C है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, CH4 है प्लस यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे CO2 गैस निकल रहे हैं और यहाँ पे H2O निकल रहा है और उष्मा एवं प्रकाश निकल रहे हैं। ठीक है, उष्मा और प्रकाश निकल रहा है, इसलिए ये दहन अभिक्रिया है।
ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 10 कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक के तुलना में, ठीक है, क्या होता है, जल में अधिक घुलनशील होते हैं या इस तरीके से समानता जटिल नहीं होते हैं, वो इनका अणुभार कम होता है, जल में वे शीघ्र आयनित होते हैं यानी घुलनशील होते हैं, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो क्वथनांक है और गलनांक वो अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के रिएक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने का सूत्र लिखो। ठीक है, रिएक्शन किसी से कराना है तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे CaSO4, ठीक है, 1/2 H2O होता है। ये आप लोग इसको सूत्र को जरूर तैयार कर लेना। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुद्ध जल का यानी शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 1 होता है, 7 या 0 या 14। तो देखिए जल जो होता है वो उदासीन होता है और इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर, एल्डिहाइड में जो है प्रकारात्मक समूह है, ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो देखिए एल्डिहाइड के यानी में क्रियात्मक समूह जो है वो CHO है। ठीक है, क्या है वो, CHO। ठीक है, इस तरह इसे जो कहते हैं इसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा CHO है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, CHO इसको लिख सकते हो आप लोग, तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए उपखंड ग से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। ठीक है, चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर या हरे पौधे। तो इसमें से देखिए जो उत्पादक है वो हरे पौधे हैं। हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी चीजें तो इन्हीं हरे पौधे को ही खाते हैं। ठीक है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, मटर के लंबे पौधे यानी कैपिटल टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम जो संतति पीढ़ी मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे। सभी लंबे मिलेंगे पौधे या सभी बौने पौधे मिलेंगे या आधे लंबे आधे बौने मिलेंगे या 3/4 लंबे और 1/4 बौने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आधे लंबे मिलेंगे और आधे बौने मिलेंगे। ठीक है, 50-50% यानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा यूज किया जाता है, तो जल भी किया जाता है यानी H2O और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिकाग्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्य इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि वर्तिकाग्य जो है वो मादा में पाए जाते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन की अभिक्रिया होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 18, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर का, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने, स्टैनले एल मिलर ने। ठीक है, तो किसने किया था, तो वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है। देखिए भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि पौधे में जो भोजन लिखा है यहाँ पे जल होता है, ठीक है, कि जल का स्थानांतरण होता है तो वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव जो कि महा वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सभी को तैयार कर लेना। ठीक है, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से देखिए खंड ब स्टार्ट होता है वर्णनात्मक पर। सबसे पहले उपखंड क दिया यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पहले रहेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण से, ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख आप सभी को खींचना है और इस दर्पण का कोई एक उपयोग आप सभी को लिखना है। 3 नंबर आपको किरण आरेख पर, 1 नंबर आपको उपयोग पे मिलेंगे। ठीक है,
तो देखिए आपको किरण आरेख कैसे खींचना है। सबसे पहले कि देखिए हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, एक इस तरीके से अवतल दर्पण लेना होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमें ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थिति जो है यहाँ पे रखने पर वस्तु तब जाकर के आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे अवतल दर्पण लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे मुख्य अक्ष खींचना है और वस्तु को यहाँ पे ये ध्रुव हो गया और यहाँ पे ये फोकस हो गया, इसके बीच में यहाँ पे हमने वस्तु रखा है। वस्तु के ऊपरी सिरे पर हमेशा 2 प्रकाश की किरणें डालते हैं, ठीक है। एक किरण हमने इस तरीके से डाला तो ये दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अपने मार्ग में वापस हो गया, यानी वक्रता केंद्र से चला गया। इसके बाद एक किरण हमने इस तरीके से डाला, ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चला गया और ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिली। और जब इस किरणों को हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा रहे हैं ना, तो जाकर के दर्पण के पीछे ये दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। वस्तु छोटी सी है, ये बहुत बड़ा बना हुआ है और ये सीधा बना हुआ है, ठीक है। जैसे है वस्तु वैसे ही बना हुआ है। तो इस तरीके से है, आपको इसको बनाने के बाद पेंसिल से इन सब चीजों को आपको लिख देना है। और देखिए जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, इसका जो उपयोग किया जाता है वो जैसे नाक हो गए, कान हो गया, ठीक है, यानी नाक कान इन सब चीजों के आंदोलनिक जांच के लिए, यानी नाक कान जो है इसकी जांच के लिए ना डॉक्टरों के द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण को। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो उपयोग, आपको एक ही उपयोग लिखना है, लिख दीजिए कि नाक की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा उपयुक्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण क्रिया का चित्र बनाकर आप सभी को समझाना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे उद्देश्य में लिखना है, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म ऐसे बना लेना है, ठीक है। त्रिभुज आप लोग जानते हो, वही बना लेना है आप सभी को। और इसमें क्या है कि इस तरीके से हमने पहले ऐसे विरल माध्यम से क्या किया, एक श्वेत प्रकाश की किरणें डाला जब ये पड़ा प्रिज्म पर, ठीक है। तो प्रिज्म पे पड़ने के बाद यहाँ से विरल से सघन माध्यम में आ गया, तो ये विलंब इस तरीके से इसके तरफ ये झुक गया और झुकने के बाद, ठीक है, ये प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है। जब फिर से विरल माध्यम में निकल रहा है तो यहाँ पे एक पर्दा हमने लिया और इस पर्दे पर जब हमने देखा तो इसमें 7 रंग दिखे, ठीक है। 7 रंगों का यहाँ पे वर्णक्रम दिखा, क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिखा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आप लोग इसको ऐसे ही बनाइएगा। अब देखिए जो चीजें हमने बताया उसी को अब आपको लिखना है। आवश्यक सामग्री क्या है, गत्ते की सीट एवं प्रिज्म, यानी ये जो है ये गत्ते का सीट है, ठीक है। और एक प्रिज्म ले लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए लेने के बाद क्रिया विधि क्या हो जाएगी इसकी, गत्ते की एक मोटी सीट लेकर इसके मध्य में एक छोटा जो है छिद्र या एक पतली झिर्री बनाएंगे, ठीक है, तथा पतली झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इसके द्वारा श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होगा। यानी यहाँ से ऐसे गत्ते ले लो, उसमें एक छिद्र कर दो, ठीक है। वहां से जब आप लोग ऐसे प्रकाश किरण डालोगे ना तो इसमें एक लाइन की नुमा ऐसे निकलेगी। जब ये यहाँ पे गई तो ये रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है। अब यही चीजें है, यहाँ पे पतला किरण पुंज प्राप्त होगा आपको। अब दूसरे में क्या होगा, अब प्रिज्म लेकर चित्र में दिखाई गई स्थितियों के अनुसार झिर्री से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालिए, ठीक है। इस तरीके से डाला गया है। अब फिर इसके बाद तीसरा क्या है, प्रिज्म को धीरे धीरे इस प्रकार आप सभी को घुमाना है, इससे निकलने वाला प्रकाश पास रखे पर्दे, ये जो पर्दा है ना, पास रखे पर्दे पर दिखाई देने लगे। प्रेक्षण में निष्कर्ष जो हो जाएगा वो प्रिज्म के द्वारा विभिन्न वर्गों का क्रम, बैंगनी यानी वर्णों का क्रम, रंगों का क्रम, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्राप्त होता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों की इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अपने अवयवी वर्गों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यही चीजें है, आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, ऐसे आपको डायग्राम बना करके। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है तीसरा क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाना है, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओम का नियम सबसे पहले किसे कहते,
इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब आदि अपवर्तित रहे यानी परिवर्तित न हो, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर भी है उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। इस तरीके से यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो V प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें V बराबर I इंटू R प्राप्त हो गया, जहाँ पे कैपिटल R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। अब आप सभी को इस तरीके से ये जो परिपथ है ना, इसी को आपको बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को परिपथ बना लेना है और यहाँ पे व्याख्या हो जाएगा। इस नियम की व्याख्या के लिए वैद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित की गई है, ठीक है। चित्र में हम सेल को प्रतिरोध तार से जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सेल है ना, इसको प्रतिरोध तार से जोड़ा गया है, ऐसे यहाँ पे प्रतिरोध तार है, इससे जोड़ा गया है, ठीक है, ऐसे प्रतिरोध तार है ना, यहाँ पे जोड़ा गया है। और इसमें बहने वाली धारा I को अमीटर से मापते हैं। यहाँ पे देखिए धारा I इसमें बह रही है, जब ऐसे जोड़ा गया है इसमें धारा I बहने लगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक एमीटर लगा दी जिससे हम लोग धारा को मापेंगे तथा धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए इसके सिरों के बीच एक जो है वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, वोल्ट मीटर, विभवांतर नापने के लिए, ठीक है। और कुंजी को बंद करके परिपथ में धारा I प्रवाहित करते तथा परिपथ में धारा I का मान अमीटर से तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर V की सहायता से माप लेते हैं। V के विभिन्न मानों के लिए धारा I के बीच ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि ओम के नियम की पुष्टि करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे R प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। चालक के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और यहाँ पे चालक के पदार्थों पर निर्भर करता है। तो यही चीजें आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको ग्राफ बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु है वो कितनी दूरी पर होता है। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक किरण आरेख खींचना है आप सभी को। 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है, ठीक है, उसका मान यानी अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है इसमें कि निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 2 मीटर की दूरी, यानी वो 2 मीटर की दूरी पर देख रहा है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो दिया हुआ है, प्रतिबिंब भी की दूरी जो है दिया हुआ है और वो 2 मीटर की दूरी यानी -2 मीटर। दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है, मान माइनस में होगा। निकट बिंदु जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अब क्षमता जो है ज्ञात करना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर के दूरी पर देख रहा है, ठीक है, देख सकता है। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, इसके लिए यानी वो अधिकतम 2 मीटर के लिए जब देख रहा है तो क्या है कि वस्तु जो है यानी U की दूरी जो हो जाएगी, ठीक है, वो माइनस इनफाइनाइट होगी। यानी कोई हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है इस तरीके से वस्तु जो है वो इनफाइनाइट पे रखी गई, कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है और इस तरीके से 2 मीटर की दूरी पर जो है वो व्यक्ति जो है देख रहा है, ठीक है। तो ये 2 मीटर की दूरी पर वो देख रहा है तो ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिबिंब को 2 मीटर की दूरी पर देख रहा है, वस्तु इनफाइनाइट पे रखी गई है। अब देखिए वस्तु इनफाइनाइट यानी यहाँ पे U की मान आप सभी को यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, U की मान इनफाइनाइट रहेगी। तो अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है, ये लेंस की सूत्र हो गई। अब आप सभी को यहाँ पे रख देना है 1/F का मान हमें ज्ञात करना है, 1/V का मान यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे V का मान कितना है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे रख देंगे हम लोग -1/के इनफाइनाइट अनंत, ठीक है, इसका मान। तो यहाँ से हमारा F बराबर जो आ जाएगा वो माइनस का यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे लेंस के सूत्र P बराबर होता है 1/F। अगर मीटर में हम लोग ज्ञात करेंगे तो 1/F, अगर सेमी में ज्ञात करेंगे तो 100/F आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम लोग अगर सेमी में इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 100/, इसका मान कितना है यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। तो अब जब इससे ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा, यानी ये 5 बार में कटेगा तो -50। ठीक है, -50 डायोप्टर आ जाएगा इसका मान। अगर यही आप सभी लोग मीटर में निकालोगे तो P बराबर हो जाएगा 1/F। ठीक है, इसमें अब आपको रख देना है P बराबर 1/-2। ठीक है, अब जब इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5 डायोप्टर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा मान। और यहाँ पे माइनस आया है तो इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही ये सवाल लगेगा। इसमें आपको आवश्यक किरण आरेख भी देना है। ठीक है, तो आप लोग किरण आरेख भी दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको चित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। दोनों में से आपको यानी पहले वाले क्वेश्चन को करना चाहते हो तो पहले वाला कीजिए, अदरवाइज इसको कीजिए। तो देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर, ठीक है, हमारे यानी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन बैंक में इसे टिक लगा लीजिए और क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए उपखंड यहाँ पे ख आ गया। इसमें 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, जो पीएच है इसका क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में, तैयार कर लेना आप लोग। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए 6 का ख क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 का क क्वेश्चन है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण देना है। 2 नंबर का है, 2 आपको रासायनिक समीकरण देना है। सबसे पहले कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, तो CH3COOH। ठीक है, एक कार्बन को मेथ और डबल कार्बन को एथ, तो यहाँ पे एथ हो जाएगा और यहाँ पे COOH यानी ओइक समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ओइक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए इससे आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन जो है कराते हैं किसके साथ, धातुओं के साथ कराते हैं। ठीक है, यानी जब हम क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 हो गया, COOH यानी एथेनोइक का हमें कराना है किसके साथ, धातुओं के साथ। तो एक हम धातु ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम। ठीक है, जब इसके साथ हम ऐसे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, CH3COO। ठीक है, CH3COO और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, Na। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से ऐसे 2 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग 2 ऐसे कर दिए तो ये सोडियम की संख्या 2 हो गई और ये सभी चीजें 2 हो गई और बाकी ये H जो है डबल बचा, तो यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक हम रिएक्शन जो कराते हैं वो इस तरीके से क्षार के साथ कराते हैं। किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसका, एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले कि एथेनोइक अम्ल को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और क्षार में हम जैसे यहाँ पे ले लिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। और जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CH3COO, ठीक है, Na। तो इसके बाद सोडियम एथॉक्साइड के बाद क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पे H प्राप्त हो गया इस तरीके से, देखिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे H डबल है तो इसको H आप लोग 2 लिख सकते हो और O, यहाँ पे हमें जल प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे H2O जल प्राप्त हो गया। तो ये 2 ही रासायनिक अभिक्रिया आप सभी को देना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिख देना है। अगला ख क्वेश्चन, 6 का ख क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा से आपको धोने का सोडा यानी धावन सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा से आपको धावन सोडा, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करना है, आपको रासायनिक समीकरण सिर्फ देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कि बेकिंग सोडा जो है उसके सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है।
अब इसके बाद क्या है, आप सभी को क्या प्राप्त करना है, धोने का सोडा यानी धावन सोडा आप सभी को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप सभी को इस तरीके से जो धावन सोडा का सूत्र होता है उसको भी लिख देना है, Na2CO3, ये धावन सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप सभी को ऐसे यानी हम लोग बेकिंग सोडा के इस तरीके से 2 भाग ले लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला की Na2CO3 प्राप्त हो गया, उसके बाद यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, हमें H2O प्राप्त हो गए और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, जब इसे हम उष्मा दिए तो गर्म किए तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे सोडियम देखिए, यहाँ पे 2 लगा है तो सोडियम क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 इस तरीके से लिख दिया, Na2 यानी सोडियम की संख्या 2 है। CO3 यहाँ पे 2 लगा है तो CO3 की संख्या 2 है, तो एक CO3 यहाँ पे हमने लिख दिया, एक CO2 यहाँ पे लिखा और एक ऑक्सीजन इसमें लिख दिया। ठीक है, इसमें, और यहाँ पे H क्या है, H की संख्या 2 है तो यहाँ पे H की संख्या 2 है, इस तरीके से, तो ये संतुलित भी हो गया। इसके बाद अब आप सभी को जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है। ठीक है, जिप्सम से, तो यहाँ पे आप सभी को यानी जो सूत्र हमने बताया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑब्जेक्टिव में, वही आप सभी को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 और यहाँ पे 2H2O। ठीक है, और जब हम इसे उष्मा दिए, गर्म किए, तो ये CaSO4, ठीक है, 1/2 यानी हाफ H2O, ये क्या प्राप्त हो गया, ये जिप्सम प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया और प्लस 1/, यहाँ पे 1/2 H2O प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यही दोनों रासायनिक समीकरण देना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 नंबर में था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वां है, निम्नलिखित की व्याख्या आप सभी को करना है। ठीक है, साबुन की निर्मल अभिक्रिया आप सभी को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, उसके बाद निस्तापन तथा भर्जन दिखाना है, धातु की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं ये दिखाना। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने बताया हुआ है, आप लोग सर्च करोगे भर्जन किसे कहते हैं, अपना विद्यालय हमारे चैनल का नाम है तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, निस्तापन किसे कहते हैं, अपना विद्यालय, तो वो भी आ जाएगा। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, आप लोग नाम लेकर सर्च करोगे, हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोग देख लीजिए आराम से। और क्या है कि अगर आप लोग साइंस में कमजोर हो, बिना पढ़े बिना याद के पास होना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे साइंस में पास होने की 100% गारंटी वाली बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो अपलोड है। ठीक है, आप लोग उस ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, सभी विषय में पास होने की ट्रिक आपको उसी जगह मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, कहीं पर भी वो आपको ट्रिक मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके यानी साइंस में पास होने का ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर सर्च करोगे तो आ जाएगा यूट्यूब पर हमारी वीडियो। ठीक है, अथवा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी आप लोग इसको कीजिए या अथवा नंबर का जो है उसको कीजिए। संकलन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है, 2 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एथेनॉल और ब्यूट-टू-इन यौगिक के संरचना सूत्र आप सभी को लिखना। तो सबसे पहले देखिए एथेनॉल दिया, इसका आपको क्या करना, संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, तो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CHO, ये क्या है HCHO। ठीक है, ये एथेनॉल का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे इसका संरचना आप सभी को बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे एकल बांध C और इससे OH जुड़ जाएगा। ठीक है, O जुड़ जाएगा, सिर्फ O डबल बांध से, और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3CHO। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया एथेनॉल का 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे CHO समूह जुड़ा हुआ है, तो ये नल समूह जुड़ा है, तो एथ नल यानी एथेनॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद एक है ब्यूट-टू-इन, तो आप सभी को देखिए 1 कार्बन को मेथेन कहते हैं। ठीक है, मेथ कहते हैं 1 कार्बन को, 2 कार्बन को कहते हैं एथेन एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 कार्बन लेना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, क्योंकि हमें किसका बनाना है, यहाँ पे ब्यूट-टू-इन का बनाना है संरचना सूत्र। अब देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ से 1 कार्बन को आप लोग ऐसे जोड़ दीजिए और 1 कार्बन यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को
दूसरे नंबर के कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी में सभी में एकल बॉन्ड लगाकर आपको इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे कार्बन को जोड़ देना है। ठीक है, सभी में आपको ऐसे कार्बन की संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यानी इसे इन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया मेथेन, एथेन, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूट और 2 कार्बन पे क्या लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 2 इन। ठीक है, तो यही है, आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीनाबार से मरकरी प्राप्त करना है, तो सीनाबार जो है इसका सूत्र होता है HgS। ठीक है, ये क्या है, सीनेबार या सीनाबार का सूत्र है। अब इसे क्या प्राप्त करना है, मरकरी प्राप्त करना है, तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, O2 से करा देते हैं, ऑक्सीजन से। जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तापन देते हैं, तो अब यहाँ पे प्राप्त होता है Hg और यहाँ से एक O। ठीक है, और प्लस यहाँ पे यस और ये मिलकर के बना लेते हैं SO2 गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे SO2 गैस बना लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो गया। तो इधर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरीके से Hg की संख्या 2 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे 4, और इधर सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने 3 इस तरीके से किया और यहाँ पे भी ऐसे 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जब 2 किए तो यहाँ पे सल्फर की जो संख्या है वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित भी है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो HgO प्राप्त हुआ है, HgO प्राप्त हुआ है ना, इसका जब हम इससे तापन करते हैं, इसको उष्मा देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें मरकरी प्राप्त होता है और प्लस यहाँ पे O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी की संख्या जो है यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, तभी यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को रिएक्शन देना है। आप लोग पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सीने बार का सूत्र है, इससे हमें मरकरी प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, मरकरी, ये मरकरी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उपखंड ग स्टार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या 8वें का क है कि पादप में यानी पेड़ पौधे में जो जाइलम का कार्य होता है वो आप सभी को लिखना है, एक प्रमुख कार्य लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो जाइलम का कार्य होता है ना, ये जल का संवहन करता है, या जल का वहन या जल का परिवहन आप लोग लिख सकते हो, या संवहन। ठीक है, जल का करता है। और यहाँ पे अगर फ्लोएम रहता ना तो वो किसका करता, वो भोजन का करता। तो ये जल और खनिज का क्या करता है, वहन या संवहन करता है। शरीर की किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो वो गर्भाशय में किया जाता है। तो बस छोटी छोटी एक एक नंबर का है, आपको छोटी छोटी इसके आंसर को लिख देना है। उसके बाद मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो वो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मटर लिख देना है। इसके बाद समजात अंगों को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए समजात अंग यानी कि जो समान दिखने में समान रहे लेकिन उसका कार्य अलग अलग हो। जैसे पक्षी होते हैं ना, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, यानी जो पक्षी का पंख होता है वो उड़ने के लिए होता है और जो घोड़े का आगे वाले 2 पैर होते हैं वो उसके दौड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, चारों उसके पैर दौड़ने के लिए होता है, लेकिन इस पे यहाँ पे सिर्फ 2 पैरों की ही कंपेयर की जा रही है। पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद यानी आगे वाले पैर, मनुष्य के बाजू, मनुष्य के जो बाजू है, तथा गाय के अग्रपाद, ठीक है, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, ये सभी जो है किसमें आते हैं, समजात अंगों में आते हैं। ठीक है, तो आपको लिख लेना है जो चीजें हमने बताया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की आप सभी को व्याख्या करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां, ठीक है, बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण यानी क्षमता वाली ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। यही चीजें आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 10 नंबर का है।
निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 4 नंबर में है। आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन, आप सभी को इस पे टिप्पणी लिखना है। और यहाँ पे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ठीक है, आपको इस पे लिखना है। तो इसको हमने पहले से जो साइंस के पेपर एक बताया उसमें सभी को आंसर बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विधियां आप सभी को लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपके पेपर में 100% आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में आपके साइंस के छप चुका है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि परिवार नियोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, परिवार नियोजन इस बढ़ती हुई जो है जनसंख्या पर काबू पाने का सबसे बेहतर उपाय है। परिवार नियोजन का अभिप्राय है कि परिवार को इस प्रकार नियोजित करना जिससे अधिक संतान उत्पन्न न हो और परिवार के सदस्यों की मूलतम, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी परिवार की संख्या को सीमित करके, ठीक है, नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी 2 विधियां होती है, एक स्थायी विधि होता है, ठीक है, और एक अस्थायी विधि होता है। ठीक है, तो स्थायी विधि जो है इसमें क्या होता है, महिला पुरुष नसबंदी होते हैं। ठीक है, नसबंदी करके इसमें बच्चों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, और जो अस्थायी विधि है इसमें क्या है कि इस तरीके से इसमें, ठीक है, कापट्टी वगैरह लगा करके जो है अस्थायी विधि यूज किया जाता है। लेकिन क्या है कि सबसे अच्छी विधि जो है स्थायी विधि है, यानी इसमें महिला पुरुष नसबंदी है। ठीक है, ये सब चीजें आप सभी को लिखना है। कि आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे चित्र बनाइए। ठीक है, मानव के मादा जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको क्वेश्चन बैंक से देख करके चित्र को आप लोग बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आप लोग मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तुरंत तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका साइंस में पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।